लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होता है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमको लगता है ज्यादा होता है। थिकनेस भी ज्यादा होता है मीडियम का, ये थिकनेस, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है क्या? हाँ, इस तो ये तो ग्लास ब्लॉक है तो इसका रिफ्रैक्टिव, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है, दोनों का 35 डिग्री है, थिकनेस सेम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ग्लास है तो 1.5 ही होगा, सेम है। एक चीज है वेवलेंथ, कौन कौन रेड लाइट है, कौन ब्लू लाइट है या वॉयलेट लाइट है, उस पे डिपेंड करेगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। वो चीज दिया नहीं। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसके लिए ज्यादा होता है, रेड लाइट के लिए या वॉयलेट लाइट के लिए? हाँ, वॉयलेट के लिए ज्यादा होता है, रेड के लिए कम होता है। हाँ, लेटरल डिस्प्लेसमेंट वॉयलेट, लिख लीजिए, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, पूछ देगा कि ये वॉयलेट लाइट है, रेड लाइट है, किसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा? वॉयलेट का। लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वॉयलेट का ज्यादा होगा किससे? लेटरल डिस्प्लेसमेंट किससे? रेड लाइट से। कहां चल गया जी? रेड लाइट से। कोई दिक्कत? कल बताए थे ना, स्पीड विच ट्रेवल ग्रेटर स्पीड इन द ब्लॉक, यहां तो रेड है कि वॉयलेट है मेंशन ही नहीं किया है। इनकम्प्लीट क्वेश्चन। स्कैटर्ड ज्यादा कौन होता है? रेलेज स्कैटरिंग फार्मूला पढ़े हैं? अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ वेवलेंथ। अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग मतलब जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग कम होगा। ये है रेलेज स्कैटरिंग फार्मूला। रेड लाइट इज यूज फॉर डेंजर सिग्नल, वो सबका रीजन पढ़े होंगे ना? हाँ हाँ, कौन सी कर रहे थे, यहाँ नहीं पूछा इसी में। स्कैटर्ड मोर इन द एटमॉस्फेयर, कौन सा लाइट ज्यादा स्कैटर होगा एटमॉस्फेयर में? तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वो सबसे, रेड इज स्कैटर्ड द लीस्ट। तब तो सन अपीयर रेडिश एट सनराइज एंड सनसेट। व्हाई? बिकॉज इट स्कैटर्ड द लीस्ट। Why it scattered the least? Because wavelength is long, longest wavelength. सबसे लंबा होता है लाल का, सबसे लंबा होगा तो सबसे कम स्कैटर्ड होगा, कम छितराएगा। हाँ, कम स्कैटर्ड होगा, कम स्कैटर्ड होगा दूर तक जाएगा। चलिए आगे बढ़े इसमें। हाँ बोलो, आगे बढ़े। क्या तुम इतना टेंशन में क्यों है? तुम ठीक है ना? हाँ, हमको लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ा तो नहीं गया। चलो हेलो, निकालो, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म ऑफ ब्लू कलर। क्रिटिकल एंगल निकालो। क्रिटिकल एंगल का रिलेशनशिप कल बताए हैं हम। सुनो इधर, ये तो हम बता चुके हैं। साइन सी तुमको हम बाहर कर देंगे, ध्यान रखना इस बात का, समझ गया? तुम पीछे किस लिए मुड़ता है? हाँ, सही है तुम्हारे पास सामान जो ले लेगा। चेहरा देखा है ना मैं? हाँ, साइन सी बराबर क्या होता है? म्यू रेयरर बाय म्यू डेंसर, ये होता है ना। साइन सी बराबर म्यू रेयरर बाय म्यू डेंसर। तो सी तो हो गया क्रिटिकल एंगल,
अगर कोई प्रिज्म है, अब प्रिज्म एयर में रखा हुआ है, एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है 1, तो ब्लू कलर है ना, ब्लू का लेमडा पता है ना, ब्लू का लेमडा नहीं याद रहता है, 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम, तो लेमडा पता है, तो म्यू इक्वल टू उससे स्पीड, नहीं नहीं नहीं, पूरा विबग्योर का कैसे होता है, 4000 से लेके 8000 तक होता है। हाँ, ब्लू का वही 8000 होगा, 3800, 3800। बेवकूफ, क्या क्या बोल रही है तुम लोग, पूरा विबग्योर का 4000 होता है बोलती है, पूरा विबग्योर में, चुप रहो पहले। हाँ हाँ, तो क्या बोल रही है, पूरा विबग्योर का 4। हाँ, तो सुनो इधर, वेवलेंथ बढ़ेगा घटेगा तो क्रिटिकल एंगल भी क्या होता है, चेंज होता है। ठीक, क्रिटिकल एंगल ज्यादा किसके लिए होता है, रेड कलर या वायलेट कलर के लिए, वेवलेंथ बढ़ता है तो क्रिटिकल एंगल भी बढ़ता है, मतलब रेड के लिए क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा होगा, वायलेट के लिए क्रिटिकल एंगल सबसे कम होगा। तो देख लेना इसमें, इसको बोलो, इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है तुमको। बोलो, देखो इधर, कर पाओगे पहले, कोई दिमाग लगा पाओगे, कैसे करोगे बताओ, नहीं कर पाओगे तो बोलो हम करेंगे। देखो ये 90 है, ये पूरा कितना डिग्री होगा, ये पूरा 180। अब बोलना मत बीच में हम कर रहे हैं तो, एकदम शांति से सुनो, ये पूरा 180 होगा, ये 133, तो ये कितना करो, 180 माइनस 133, 40, घटाने भी, अब 47 प्लस 90 कितना हो रहा है, 180 में घटाओ 137, कितना हो रहा है, ये आया 43 डिग्री। यही पूछा था, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ऑफ दिस प्रिज्म ए। आगे बोलो, विच कलर शुड रिप्लेस द ब्लू रे फॉर द रे अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब बोल रहा है इस ब्लू रे को किस रे से रिप्लेस कर दें ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। क्रिटिकल एंगल एयर और ग्लास का, क्रिटिकल एंगल एयर और ग्लास का कितना होता है, 42 डिग्री होता है ना। हाँ, हर कलर के लिए अलग अलग होता है क्रिटिकल एंगल। सुनो, रेड के लिए लिख लो 46 डिग्री होता है, 46 डिग्री रेड कलर के लिए क्रिटिकल एंगल। ब्लू कलर के लिए, ब्लू कलर के लिए क्रिटिकल एंगल आपका होगा 42 टू 43 डिग्री। लिख लीजिए, देखिए रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, क्रिटिकल एंगल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो इसमें भी जो क्रिटिकल एंगल ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म फॉर ब्लू कलर कितना डिग्री हो जाएगा, 42 टू 43 डिग्री। किसका क्रिटिकल एंगल, प्रिज्म का, ब्लू कलर के लिए प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल। इतना समझ में आ गया जी। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए इस ब्लू कलर को किस कलर से रिप्लेस कीजिएगा, रेड से रिप्लेस करने से क्या होगा, क्रिटिकल एंगल बढ़ जाएगा, लेकिन क्रिटिकल एंगल बढ़ने से क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तब ना टीआईआर होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है पहले चेक कीजिएगा, तब ना ऐसे बढ़ा दीजिएगा। देखो इधर,
यहां नॉर्मल बनाएंगे ना, यहां नॉर्मल बनाएंगे। ओ यहां ग्रेजिंग इमरजेंस हो ही रहा है। हाँ ठीक है, तो R 90 डिग्री है ना, हाँ रे ऐसे है, तो इसी को ना क्रिटिकल एंगल बोलिएगा ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए। तो ये निकालिए ना पहले कितना आ रहा है, ये पूरा 90 होगा, ये 47 होगा है, तो ये 43 हो गया, तो 43 एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 43। हाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस 43। क्रिटिकल एंगल भी ब्लू कलर के लिए कितना है देखिए 43। हाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 43 डिग्री, क्रिटिकल एंगल भी 43 डिग्री है। आई बराबर क्या है सी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तब ना हुआ है ग्रेजिंग इमरजेंस। अब इससे थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना होगा। किस लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। ये पूरा डेडलाइन है किस कलर के लिए, ब्लू कलर के लिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो वही है, क्रिटिकल एंगल बढ़ा देंगे तो एंगल, तो सुनिए ना, हाँ हम कहां अपने बोल रहे हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाना पड़ेगा तब TIR होगा ना। अब एंगल ऑफ, तो तुम रेड लाइट दो, रेड लाइट तुम अगर दोगे और क्रिटिकल एंगल ही बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो TIR होगा। तो ब्लू से कम वेवलेंथ किसका होता है, देखो ना, VIB GYOR, इंडिगो या वॉयलेट का। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यही 43 डिग्री रह जाएगा, उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, घट जाएगा। नहीं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, बस TIR हो जाएगा। हम समझ में आई बात हम क्या बोले, सुन लो फिर से एक बार, कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से सुनो। देखिए बोला यहां ब्लू कलर डाले, यहां ब्लू कलर जो डाल रहे हैं इसमें कैसा इमरजेंस हो रहा है, देखिए ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है। ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग निकाले, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया 43 डिग्री। अब ब्लू कलर का क्रिटिकल एंगल भी कितना होता है 43 डिग्री। तो ये तो हम लोग को पता ही था कि I बराबर C है, तो क्या होगा, ग्रेजिंग इमरजेंस होगा। कोई दिक्कत? अब अगर हम जैसे हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाना होगा तभी ना, हमको क्या चाहिए, हमको क्वेश्चन क्या बोला, क्या कराना है तुमको, हमको क्या कराना है TIR। TIR कराने के लिए हमको क्या करना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। चुप रहिए ना भी आप, I ग्रेटर देन C हमको चाहिए। मेरा कंडीशन क्या कह रहा है कि हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा चाहिए, आप बोल रहे हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा नहीं सकते हैं सर। तो मेरा काम क्या करना पड़ेगा हमको, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो फिक्स है 43 डिग्री, तो कहीं ना कहीं मेरा क्रिटिकल एंगल 43 से कम जाए। आप ही नहीं बोले एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बढ़ा सकते हैं, इसमें तो क्वेश्चन में फिक्स है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन क्रिटिकल एंगल को घटा तो सकते हैं। कैसे, कलर बदल के। हम क्या जानते हैं, वेवलेंथ के बढ़ाने से क्रिटिकल एंगल क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ब्लू कलर से कम वेवलेंथ वाला कोई कलर डालो, तब क्रिटिकल एंगल 43 से क्या होगा, कम जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 43 ही रहेगा और क्रिटिकल एंगल 42 हो जाएगा। बस कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, किसका, TIR का। कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अभी तक ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा था। तो सुनिए इधर, ब्लू से कम वेवलेंथ वाला, चाहे इंडिगो चाहे वॉयलेट, दोनों में से कोई रे, कोई कलर का लाइट यहां इंसिडेंट करा दीजिए। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था। देखो क्लियर बात है, तुम मेरे दिमाग को शांत करने में उलझा दोगे तो हम इधर लड़खड़ाएंगे,
मेरा दिमाग ही नहीं काम करेगा क्वेश्चन में, तो हम सोचेंगे कैसे? हम क्वेश्चन रट के तो आए नहीं है, क्वेश्चन हमको पहले से तो मिल नहीं गया है। हम तो क्वेश्चन देखते हैं, टू द पॉइंट सोचते हैं, तब तुमको बताते हैं। ऐसा थोड़ी हम रट के आए हैं, रात में सबका सॉल्यूशन तैयार कर लिए हैं, रट लिए हैं, तुमको आगे बता रहे हैं। तो या तो तुम शांत रहो, नहीं तो तुम गलत पढ़ो। तो गलत पढ़ने में तो बोर्ड एग्जाम में गलत बना के आ जाओगे ना। तो एक ही कंडीशन है, तुम्हारा शांत रहो, 3:30 के बाद खूब हल्ला कर लेना आधा घंटा। चलो ये क्लियर है, समझा तुम क्या बोले? सब कुछ बोल रहा था तो आप ही बोल रहे हैं, हम क्यों बोल रहे हैं पता चला तुमको? आगे बढ़े। अब किसी को कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, उलझाएगा दिमाग को एग्जाम में। एग्जाम में एक ही क्वेश्चन में आधा घंटा सोचते रह जाओगे, सब क्वेश्चन छूट जाएगा। हाँ ठीक, ये हुआ है, क्या करना है इसमें? ठीक है, लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10x यूनिट इन टाइम t1 इन वैक्यूम एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ x यूनिट इन, देखो ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। ठीक, क्लियर है? लाइट जो है ना, इसमें t1 टाइम में कितना चला जी? 10x डिस्टेंस चला रेयर मीडियम में या वैक्यूम में। x डिस्टेंस चला डेंसर मीडियम में। सुनो ना, x चला किसमें? डेंसर मीडियम में। कितना टाइम में? t2 टाइम में। ये टाइम है। तो अब बोल रहा है क्या है? ये दोनों क्वेश्चन को, ये ट्रू है कि फॉल्स है? लाइट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 20x यूनिट इन, अब सुनो, वैक्यूम में चल रहा है t1 टाइम में कितना? 10x। तो डायमंड, वैक्यूम से डायमंड रेयर या डेंसर? डेंसर। डेंसर। हमको देखो ना यहां, हेलो, हमको देखो यहां, ये वैक्यूम में कितना चला बाबू? t1 टाइम में कितना? 10x। तो किसी डेंसर मीडियम में 10x से कम चलेगा कि ज्यादा चलेगा? कम चल पाएगा। तो बोल रहा है 20x चलेगा t1 टाइम में डायमंड में। अरे 10x से तो कम ही चलेगा, 9x चलेगा, 8x चलेगा, 20x चल पाएगा t1 टाइम में अगर मीडियम को डेंसर कर दें तो। नहीं समझ में आई तो फॉल्स हो गया जी, हमको लगता है। पता नहीं तुम लोग को क्या लगता है, समझ रहे बात को? अब कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2। अरे बरगाई, बन जाएगा, बन जाएगा। कैसे? देखो इधर, स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। रेयर मीडियम में स्पीड मान लेते हैं v1 है, इसमें मान लेते हैं v2। ज्यादा होशियार बनेगी सुन जाएगी, ध्यान देना। सीधा एकदम बैठे रहो, जो टेढ़ा उढ़ा हो रहा है ना सब सीधा कर देंगे। चलो देखो इधर, इधर देखो v1 बराबर क्या लिखे बोलो? अरे v1 बराबर, गधा है तुम लोग क्या जी? 10x बाय t1। v2 बराबर क्या लिखोगे? x बाई t2। x डिवाइडेड बाई t2। कोई दिक्कत? ट्रेवल डिस्टेंस x यूनिट टाइम t2 इन डेंसर मीडियम। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो हम स्नेल्स लॉ में, याद है तुमको, v1 बाई v2 करते थे कि v2 बाई v1? देख लो उसको, तुमने ना देखा है कभी? देख लो उसको, नहीं ना देखा? व्हाट्स योर नेम? क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य ना?
देख लो उसको, उसी को देखते रहना। चलो देखो, V1 बाई V2 करेंगे, V2 बाई V1, इतना बताओ। V1 बाई V2, म्यू डेंसर म्यू रेयरर बराबर होता था V1 बाई V2। कैसे निकलेगा? 10x बाई T1 बाय x बाई T2, T1 T2 के टर्म में कटा पटा लो, निकल जाएगा 10 T2 बाई T1, जो भी आया तुम्हारा। चलो आओ इसमें देखो, मोनोक्रोमेटिक, सुनो इधर, हेलो, मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक मतलब वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ, इंसिडेंट ऑन इक्विलैटरल प्रिज्म प्लेस्ड एट मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है ना, आई बराबर ई होगा, R1 बराबर R2 होगा, आई बराबर ई होगा, R1 बराबर R2 होगा, तब डेल्टा बराबर डेल्टा मिनिमम होगा, याद रखना। ऐसे जाएगा ना जी, ऐसे जाएगा ना, बोलिए ना, ऐसे है, सुनिए ना, ये ऐसे जो जाएगा ना, ई जो है ना, ई भी 45 डिग्री होगा, टू फैक्टर एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, लेमडा पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म पे। दो ये फैक्टर बोला, हम बहुत फैक्टर दे दिए। क्या चुप रहो, बदमाशी मत करो, समझ रहा है, ये समझ में आ गया क्या किए? लेकिन कंप्लीट द पाथ ऑफ रे में ई एंगल कितना डिग्री होगा कैसे निकालोगे? हम तो निकाल लेंगे। कैसे? ओ मतलब x प्लस एक्स इक्वल टू 60, 30 डिग्री। अरे R1 R2 बराबर R1 बोल तो रहे, x प्लस एक्स बराबर 60, 30 नहीं होगा 30। अरे यार दोनों R1 R2 तुम ही तो बोल रहे हो बराबर है, x प्लस एक्स बराबर 60, तो x बराबर कितना हुआ? तो सुनो, सुनो, R1 प्लस R2 बराबर ए होता है, R1 और R2 तो बराबर होता है ना, तो R प्लस R बराबर 60, 2R बराबर 60, तो R इक्वल टू 30 डिग्री। 30 हो गया गाइस, ये 30 हो गया गाइस, और ये 45 हो गया। आई और ई बराबर होता है गाइस मिनिमम डेविएशन में। हाँ? क्या खाया तुम अभी जी? ऐसे ऐसे क्या करते हो? चलो देखो इधर, बोलो बोलो बोलो। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 0 डिग्री होगा ना। स्मॉल एयर बबल, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस में रिफ्रैक्शन नहीं होता है, इस वजह से। समझ रही है ना वो पीछे? स्मॉल एयर बबल्स राइजिंग अप अ फिश अपीयर सिल्वरी व्हेन व्यूड फ्रॉम अ पर्टिकुलर। रिफ्रैक्शन होगा पक्का ना? ठीक है, सब रटने वाला पढ़ लो, अपने बता दो हमको। हाँ, calculate the value of I2. Calculate the value of I2 if the angle of deviation is 43 degree. डेल्टा इक्वल टू I प्लस ई माइनस ए होता है ना। कैसा प्रिज्म है? प्लीज चुप रहो, हमको डिस्टर्ब होता है, प्लीज। तुम उसको देख सकते हो, तुम देखो देखो, कोई दिक्कत नहीं। ये 60 डिग्री
60 डिग्री, 60 डिग्री। पढ़ना है। तुम लोग को तो लग रहा है जैसे बोर्ड एग्जाम है ही नहीं, खाली टाइम पास करने आए हो इधर, सीरियस हो नहीं तो। अच्छा ठीक है, कल आगे से पहले हम सर से पूछ लेंगे कि सर सब बच्चा सीरियस है ना, पूछ लीजिए सबसे। चलो देखो इधर, ये 65 है। ए, व्हाट इज द रे क्यू एस कॉल्ड? ई हम बता देते हैं, इमरजेंट रे। देखो इसको ऐसे बढ़ाओगे, इसको ऐसे बढ़ाओगे, इसको बोलते तुम लोग खाली चुप रहो, तुम लोग को सब कुछ मिलेगा जो तुम लोग खोज रहे हो। इसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई प्लस ई माइनस ए। ए पता है, आई पता है ना, ई को I2 लिख दिया है, डेल्टा भी नहीं पता है। ये वो एंगल ऑफ डेविएशन दिया हुआ है। सुनो, E43 है ना, 65 प्लस ई के जगह पे I2 होगा ना, I2 माइनस 60 करो तो I2 निकालो, मत लो। हेलो, सीरियस रहो थोड़ा। आंसर क्या था प्री बोर्ड में, याद है? था ना 38। चलो इसको बोलो। अब बताइए क्या होगा इसमें? तो पहले तो नॉर्मल इंसिडेंस है ना, ऐसे आ जाए। सुनो, ये तो पहले ऐसे आ जाएगा जी, E90 है, E60 है, तो ये कितना होगा बताइए ना? 30। यहां नॉर्मल बनाएंगे, ये कितना होगा? ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो TIR होगा ना, TIR होगा तो 60 डिग्री से ऐसे चला जाएगा। ये 60 तो ये कितना, तो ये 90 ना, VIBGYOR, O फॉर ऑरेंज होता है क्या? हाँ, O फॉर ऑरेंज, B फॉर ब्लू, तो लैम्डा ऑफ ब्लू, ये हो गया लैम्डा ऑफ ऑरेंज। लैम्डा ऑफ ऑरेंज इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ ब्लू। वेवलेंथ ज्यादा, तो बोलो ऑरेंज का ज्यादा होता है ना वेवलेंथ। हाँ तो बताओ ना, कॉपी एंड कंप्लीट द पाथ ऑफ रे ए एंड बी। एयर से ग्लास में जाएगा तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन तो होगा ना। कौन ज्यादा रिफ्रैक्ट करेगा, कौन कम रिफ्रैक्शन होगा, ये निकाल। Are two refracted rays in glass parallel? नहीं, पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्शन अलग अलग अमाउंट से होगा। स्पीड क्या होगा? स्नेल्स लॉ से सबका जवाब है, देख लो। हेलो, स्नेल्स लॉ से देख लो, साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू
1 म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1 इज इक्वल टू लेमडा 1 बाय इज इक्वल टू V1 बाय V2। अब सुनो, ये डेंसर है ना, हाँ ये रेरर है, ये डेंसर है, म्यू डेंसर बाय म्यू रेरर, तो वेवलेंथ ज्यादा किसका होगा, लेमडा 1। हाँ ऑरेंज का लेमडा ज्यादा है, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है ना उसका स्पीड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हाँ तो स्पीड ऑफ ऑरेंज, इसका स्पीड ज्यादा होगा किससे, ब्लू लाइट से। समझ रहे हैं, इसका स्पीड ज्यादा होगा इससे, क्यों, हाँ हेलो, किसका स्पीड ज्यादा होगा, ऑरेंज का कि ब्लू का, ग्लास में पूछा जा रहा है ना, ऑरेंज का स्पीड ज्यादा क्यों होगा, देखो इधर, देखो इधर, लेमडा 1 और V1 है ना, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका स्पीड भी ज्यादा, सेम है। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कहानी में क्या होगा, देखो इस दोनों में 1 1 है, इसमें क्या है ऊपर 2 है, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होता है, वायलेट का ज्यादा होता है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा ना, तो इसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा तो ये ज्यादा बेंड करेगा नॉर्मल की तरफ, कम बेंड करेगा नॉर्मल की तरफ, ये ऐसे हो जाएगा और ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा, समझ, ये एंगल कम होगा, ये एंगल ज्यादा होगा, यही ना होगा, बोलो समझा क्या बोले, तुम एक्सप्लेन करो अभी क्या बोले हम, पाथ में, दोनों के पाथ में हम क्या बोले अभी बताओ तो। हाँ ब्लू कम डेविएट होगा, डेविएट कम होना, डेविएट नहीं मतलब नॉर्मल के पास कौन आएगा, क्यों, क्योंकि दिख रहा है डायग्राम में तुमको, रीजन बताओ। यहां देखो, वेवलेंथ जिसका ज्यादा वो डेंसर, वो ज्यादा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है रेड वाले से, रेडिश कलर मतलब ऑरेंज आता है रेडिश कलर में, रेड के जस्ट बगल में ऑरेंज है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ये नॉर्मल की तरफ ज्यादा आएगा ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ये बोलो, अ कॉइन इनसाइड वाटर, ठीक है, ये डेंसर मीडियम है, वाटर है, इसमें कॉइन है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 1.33, जिसको बोलते हैं हम लोग कितना, 4/3, when viewed from air in vertical direction appear to raised by 3 मिलीमीटर, ये रेज्ड बाय मतलब ये शिफ्ट दिया हुआ है ना, शिफ्ट कितने का है, x इक्वल टू 3 मिलीमीटर, फाइंड द डेप्थ ऑफ कॉइन इन वाटर, बोलो ना, ये एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लेना है, x इक्वल टू या शिफ्ट s या x इक्वल टू क्या फॉर्मूला है बोलो,
बोलो ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ना। एक तो ये फॉर्मूला आपको कल हम पढ़ाए होंगे, μ1 बाय μ2 इज इक्वल टू डी एक्चुअल बाय क्या, डी एपेरेंट हम पढ़ाए हैं। μ1 क्या है, एरर की डेंसर, ये μ1 हो मान लीजिए इसको, और इसको क्या मान लीजिए μ2। लेकिन निकालना क्या है, अब सुनिए इधर, इसमें कौन ज्यादा होगा, ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल है, और ये क्या है, एपेरेंट है। x बराबर क्या होता है, डी एक्चुअल माइनस डी एपेरेंट होता है। अच्छा, x के टर्म में एक्चुअल या एपेरेंट को लाओ ना, तुरंत बन जाएगा। अरे x इक्वल टू लिखे ना, एक्चुअल माइनस एपेरेंट, तो इसको इधर लाके x के टर्म में इसको लाओ ना, तो तुरंत बन जाएगा। नहीं समझे, x हमको दिया हुआ है, निकालना क्या है हमको, फाइंड द डेप्थ ऑफ कॉइन इन वाटर, मतलब हमको क्या निकालना है, एक्चुअल डेप्थ। हाँ, डी एक्चुअल निकालना है। डी एक्चुअल इक्वल टू व्हाट, ये तो निकालना ही है हमको। μ1 μ2 हमको पता है, एपेरेंट को x के टर्म में क्या लिख सकते हैं, हाँ एपेरेंट को क्या लिख, एपेरेंट को इधर भेज दो, एक्चुअल माइनस एक्स, एक्स पता है, लिखो ना, डी एपेरेंट को लिखेंगे एक्स, नहीं डी एक्चुअल माइनस एक्स, डी एक्चुअल माइनस एक्स, इस एपेरेंट की जगह पे डाल दीजिए डी एक्चुअल माइनस एक्स, एक्स पता है, एक डी एक्चुअल ही वेरिएबल बचेगा, निकल जाएगा। निकाल के आंसर बताइए जल्दी से, झुपिए मत यहां बैठ के, झुप रहा है ऐसे ऐसे। एक सिंपल फॉर्मूला है, शिफ्ट इक्वल टू डी एक्चुअल इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। देखो इधर, सुनो इधर, x कितना है 3 मिलीमीटर। अच्छा, मिलीमीटर को मिलीमीटर में ही तब निकलेगा। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 4/3, एक्स, ये 3 मिलीमीटर एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, निकालना है आपको डी एक्चुअल। निकाल लीजिए, इस फॉर्मूला से डायरेक्ट निकल जाएगा। समझे क्या करना है, उस फॉर्मूला पे डायरेक्ट एक्स दे दिया, डी एक्चुअल पूछ दिया, म्यू भी पता है। कीजिए, पेन चलाइए ना, कितना 12 मिलीमीटर, सही है। हाउ इज क्रिटिकल एंगल रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, हाँ तो बताए तो हैं, साइन सी बराबर म्यू रेरर बाय म्यू डेंसर, नहीं बताए हैं, क्रिटिकल एंगल इज रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, हवा है तो रेरर 1 ले लेंगे, और क्या इसमें सोचना क्या है। चलो इसको बोलो, नेम द फेनोमेना, इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट, हाँ डिस्पर्सन ना, स्पेक्ट्रम तो इसको ना बोलते हैं, जो बैंड रहता है उसको ना बोलते हैं, dispersion of light. State the cause of above phenomena, because different color has different wavelength, refractive index, so that's why different speed in a particular medium, so dispersion occurs. A ray of light fall normally on a rectangular slab, ये तो स्लैब पे नॉर्मली अगर होगा तो ऐसे चला जाएगा ना जी, हैं? हैं? हाँ नॉर्मली,
इक्विलैटरल ग्लास, ये 60 60 60। अब बोलो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस सब कुछ दिए ही नहीं है आप यहाँ, ये एंगल कुछ नहीं है। हाँ हाँ, तो पाथ ड्रॉ करना है तो पाथ तो ड्रॉ कर देंगे, ऐसे जाएगा, ऐसे सब जानता है ऐसे जाएगा, लेकिन ये एंगल कहाँ जाएगा, ये एंगल कितना होगा, ये सब तो नहीं बता पाएंगे। वो पूछा भी नहीं, चलो ठीक है, नहीं पूछा है तो ठीक है। चलिए देखिए इधर, a pond appear to be इतना मीटर डीप, if the refractive index इतना, find the actual। ये क्या दिया हुआ है, डी अपरेंट दिया हुआ है ना, डी अपरेंट बराबर 2.7 मीटर ना। हाँ तुम ही लोग निकालो, मेरा दिमाग उलझ गया है। एक्स इक्वल टू यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे क्या? या ये कर लो ना, म्यू 1 बाई म्यू 2 बराबर डी एक्चुअल बाई डी अपरेंट, ये क्या, ये करोगे क्या? हाँ, इससे भी करो तो हो जाएगा। नहीं, ये अपरेंट दिया हुआ है 2.7, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, एक्चुअल निकल जाएगा। चलो देखो इधर, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, देखो हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। देखो तो इसको, ड्राइवर इन वाटर लुक्स, चुप रहो ना, देखो ना, ऑब्लिकली एट एन, यहां से ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, हवा में देख रहा है पानी से। डज द ऑब्जेक्ट अपीयर टॉलर 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 टॉलर, ये दूर दिखेगा, डेंसर से दिख रहा है रेयर में। समझे बात को, रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ का ये कहानी है। अगर हवा से देखते हैं पानी में, कौवा देखेगा मछली को, मछली पानी में है, कौवा हवा में है, तो मछली थोड़ा सा ऊपर दिखता है, लेकिन मछली अगर कौवा को देखेगा, कौवा थोड़ा सा दूर दिखाई देता है, तो ये ऑब्जेक्ट तो थोड़ा सा टॉलर दिखेगा इसको, क्योंकि पानी से देख रहा है हवा में। हेलो, सब नाटक आज ही करना है। So the path of two rays AC and AD starting from the tip of object as it travel towards the driver in water and hence obtain the image of। इसको करो ना, इमेज बनाना है, कैसे बनेगा जी? बना दें, यहां क्या बनाओगे, नॉर्मल, यहां क्या बनाओगे, नॉर्मल, इसको जाना ऐसे चाहिए, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहां आंख में घुसा दो, ऐसे ही ना बनेगा। तो नहीं नहीं नहीं, इसको ये कह रहे हो क्या, यहां ऐसे, तो आंख में तो आएगा ना, आंख में पहले आएगा, नहीं तो वो तो पीछे डाइवर्जिंग रे को पीछे प्रोड्यूस करके टॉलर ऑब्जेक्ट बनाए हो, यही ना, लेकिन यहां डाइवर्जिंग रे आंख में आएगा ना, हम जबरदस्ती घुसा दिए। क्या बोलता था आजकल ना, चलो आगे, समझ गई, नहीं समझी तुम?
चलो देखो इधर, चलो देखो, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये एंगल आई है ना, ये एंगल आई है, ठीक। रेयर से डेंसर टुवर्ड्स तो आएगा, टुवर्ड्स तो आएगा, तो इधर तो डाइवर्जिंग हो रहा है गाइस। तो डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट, दे ओनली मीट इफ दे आर प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड। हमको देखना है ना, इसको पीछे प्रोड्यूस करो, इसको पीछे प्रोड्यूस करो, यहां पे इसका टॉलर इमेज बन जाएगा। ये आंखें गलत जगह पे दे दिया, यहां देना चाहिए इसको। नहीं समझे? इधर तो डाइवर्जिंग हो रहा है ना गाइस, बोलो ना। इसको पीछे प्रोड्यूस कीजिए, इसको एक्चुअल में ऐसे प्रोड्यूस करके, बोर्ड थोड़ा छोटा है वहां पे, बोर्ड थोड़ा छोटा लेना है तो ले लो। चलो इसमें बोलो, ए देखो, नॉर्मल है तो ऐसे जाएगा, यहां नॉर्मल बनाओगे, ई 90-30 खाली छीलो, समझी? क्या खा रही है तुम लोग? ये 60, ई 90, ए हेलो, ये 60-90 तो ही बताओ, तो ई 60, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 ना, टी आई आर, तो ई कितना, ई 60, ऐसे जाएगा क्या? लो, ई कितना? हेलो इधर देखो ना, उसको कौन सी देखता है? ई कितना, 60, ई ऐसे गया, यहां ऐसे नॉर्मल बनाए, ई 90, ई 60, तो ई कितना, 30, तो ई कितना, 60, तो 60 तो 60, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60, क्रिटिकल एंगल 42, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल टी आई आर, तो 60 डिग्री पे इधर कर दो ऐसे, हाँ तो 60 डिग्री होगा। अब क्या फंसी तुम लोग, फिर नॉर्मल बनाओ। ई 90, ई नॉर्मल खींचे हैं, ई एंगल कितना होगा जी? ई एंगल बताओ ना हमको खाली, कितना, कैसे 30 होगा? हाँ अरे साला कैसे कर लिया जी? मतलब ये 30 हो रहा है, तो क्रिटिकल एंगल कितना है, 42 ना, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। इसको जाना ऐसे चाहिए था, जाना ऐसे चाहिए था, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा।